नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। जरा ये बताते हैं कि बकौल ईरान शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफ़ीउद्दीन को खोने के बाद ईरान के आला तरीन लीडरान को लगा कि इजराइल शिया तंजीम के टॉप लीडरान को मारकर हिजबुल्लाह के हौसले पस्त करने का माइंड गेम खेल रहा है। ऐसे में 5 अक्टूबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत से एक सरकारी तैयारे यानी प्लेन ने उड़ान भरी, जिसका इस्तेमाल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने सीरिया और लेबनान के सरकारी दौरे के लिए किया था। उसी विमान में सवार थे हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम। जी हाँ, नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ हैं और सेकंड कमांड भी देखते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसियों को गच्चा देते हुए नईम कासिम को ईरान ले आया गया है। बहराइच हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। हाल ही में बहराइच में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव और झड़पों के बाद यह धमकी दी गई है। सुरेश्वर सिंह, जो बहराइच क्षेत्र से विधायक हैं, को यह धमकी सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से मिली हो सकती है। इस तरह की धमकियां नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं, खासकर जब सांप्रदायिक तनाव पहले से ही क्षेत्र में बढ़ा हुआ है। पुलिस इस धमकी की गंभीरता से जांच कर रही है और विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन धमकी देने वाले व्यक्तियों की पहचान और उनके इरादों का पता लगाने में जुटा हुआ है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुए धमाके के बाद आम आदमी पार्टी एपी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। एएपी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार और गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार हो रहे धमाकों के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और सरकार को इस पर तुरंत जवाब देना चाहिए। एएपी ने इस घटना को लेकर बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर। यह घटना याहिया सिनवार से जुड़ी है, जो हमास के राजनीतिक प्रमुख हैं और इजराइल के हमलों के निशाने पर थे। सिनवार को पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि इजराइल उनके खिलाफ एक बड़ा हमला करने वाला है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी सुरक्षित स्थान पर जाने से इनकार कर दिया। अरब देशों से उन्हें सलाह दी गई थी कि इस गंभीर संकट के समय में वह हमास को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन सिनवार ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि वह फिलिस्तीनी धरती पर हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनके इस अडिग रुख के पीछे यह संदेश था कि वह फिलिस्तीनी संघर्ष का प्रतीक बने रहना चाहते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी यहां हुए रेनोवेशन का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर बीजेपी ने पीडब्ल्यूडी की लिस्ट का हवाला देकर केजरीवाल वाले बंगले में मिले कीमती सामान जिक्र कर उन पर हमला बोला है। झारखंड में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। यहां 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वैसे तो राज्य में कई हॉट सीट हैं, लेकिन गांडेय विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबले के आसार हैं। इस विधानसभा सीट की कहानी बेहद दिलचस्प है। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के साथ यहां भी उपचुनाव हुए थे, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 27,000 मतों से हरा दिया। अब 5 महीने बाद अब फिर से कल्पना के सामने चुनाव की चुनौती आ गई है, लेकिन इस बार कल्पना के सामने बीजेपी ने मुनिया देवी को उतारा है, जो खुद जिला परिषद की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इस बार गांडेय विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। यहाँ जेएमएम और बीजेपी प्रत्याशी की खासी टक्कर भी देखने को मिल सकती है। पूरे प्रदेश की नज़र इस सीट पर गढ़ी हुई है। हालांकि अभी जेएमएम ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है।
लेकिन लोगों का मानना है कि सिटिंग एमएलए होने के नाते कल्पना ही यहां से चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बहराइच में दंगों के पीछे थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर बहराइच में दंगा करवाया ताकि लोगों के बीच विभाजन और तनाव पैदा किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और पत्रकारों को निशाना बना रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करवा देती है, खासकर ऐसे पत्रकारों को जो सरकार की आलोचना करते हैं या असहमत होते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के 3 प्रमुख पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कुणाल सारंगी और लक्ष्मण टुडू सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इसके पहले भाजपा के 3 बार के विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के नेता उमाकांत रजक भी झामुमो में शामिल हो चुके हैं। इन नेताओं का झामुमो में शामिल होना चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है। झामुमो को उम्मीद है कि इन नेताओं के समर्थन से पार्टी को चुनाव में मजबूती मिलेगी, जबकि भाजपा को अपने बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से नुकसान हो सकता है। इजराइल और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के रिश्ते ठीक तो नहीं ही होंगे। उल्टा सऊदी अरब अपने इतिहास के सबसे कट्टर दुश्मन ईरान से दोस्ती मजबूत कर रहा है। जी हां, कहा जा रहा है कि सऊदी अरब अब इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक वो फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दे देता, तब तक दोनों देशों के संबंध बेहतर नहीं हो सकते। सऊदी का इजराइल के प्रति ये रुख ऐसे समय में बड़ा अहम है जब मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव की स्थिति अपने चरम पर चल रही हो। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मजबूती से जहां फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नकारते रहे हैं, तो वहीं सऊदी अरब के आला अधिकारी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसते हुए क्षत्रिय करणी सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। करणी सेना ने जेल में बंद इस गैंगस्टर के एनकाउंटर के लिए 1,11,11,111 रुपये का इनाम घोषित किया है। इस ऐलान के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो बयान में इस इनाम की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने किसी भी सुरक्षा अधिकारी द्वारा लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने पर यह इनाम देने की बात कही है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा फेलो शक्ति अभियान की कई महिलाओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ विस्तृत बातचीत की और उनकी समस्याओं और मुद्दों को ध्यान से सुना। इस मुलाकात के दौरान महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और राहुल गांधी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना। कांग्रेस पार्टी ने इस मुलाकात का पूरा वीडियो जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अभियान का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस के साथ सड़क पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने स्थानीय एएसपी और पुलिस बल के साथ मिलकर ट्रैफिक की स्थिति का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर एक अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना था। धीरेन्द्र शास्त्री का यह कदम न केवल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए था, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने की भी एक पहल थी। ब्रिक्स समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स समिट रूस के कजान शहर में होने जा रहा है। ये समिट 2 दिन तक चलेगा, तो जाहिर है कि पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन तक होगा। दरअसल पिछले 4 महीनों में पीएम मोदी का रूस के लिए दूसरा दौरा होने जा रहा है। इससे पहले वे जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पीएम आज शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ डिनर में शामिल होंगे।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने की घटना के बाद चर्चा में आ गए। उन्होंने दो बार कुल 12 सेकंड तक अफसरों के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश की। इससे पहले वो अफसरों के सामने हाथ जोड़कर अपील करने और पैर पकड़ने तक की बात कह चुके हैं। हाल ही में किसी के माथा में माथा टकराते भी देखे गए थे। इस बार वो नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान हाथ जोड़ते देखे गए। पुलिस बहाली में महिला भागीदारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी आलोक राज और गृह विभाग के प्रिंसिपल सचिव अरविंद कुमार चौधरी के सामने मंच पर हाथ जोड़े। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गगनगीर आतंकी हमले पर कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात ये हमला हुआ, जिसमें कई सारी कीमती जानें गईं। कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पिछले 35 साल से हम यह देखते आए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम अपने अवाम की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। ये हमले हमारे मिशन को नहीं रोक सकते। आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पार्टी ने विभिन्न सीटों पर संभावित उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया है और कुछ नामों पर अंतिम मुहर लगाने की प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस की ओर से उन नेताओं को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है जो पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं और जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। इसके अलावा युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में टिकट मिलने वालों में क्षेत्रीय प्रभावशाली नेता, पूर्व विधायक और स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हो सकते हैं, जिन्हें जनता के बीच पहचान और समर्थन प्राप्त है। महिला और युवा नेताओं को भी विशेष रूप से मौका दिए जाने की संभावना है, ताकि पार्टी के भीतर नई ऊर्जा का संचार हो सके। उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सपा के बीच मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह 5 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ गाजियाबाद और खैर की 2 सीटें कांग्रेस को देने की पेशकश कर रही है। इस मतभेद के चलते सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यूपी में विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन टिकेगा या नहीं। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर विपक्षी एकता और सामंजस्य की परीक्षा भी हो रही है, क्योंकि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। यदि यह मामला सुलझता नहीं है तो गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठ सकते हैं, जो आगामी लोकसभा चुनावों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय हरियाणा के दामाद बनेंगे। कार्तिकेय की शादी देश की जानी मानी लिबर्टी शूज कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी से होगी। कार्तिकेय की 2 दिन शादी पहले देश उनकी की सगाई जानी मानी हुई थी। लिबर्टी बंसल शूज परिवार कंपनी में के अनुपम सबसे एग्जीक्यूटिव छोटे हैं। डायरेक्टर इनके सबसे अनुपम बड़े बंसल भाई की शम्मी बेटी से बंसल हैं, होगी। जो 2 कंपनी दिन के पहले एमडी ही हैं। उनकी सगाई हुई थी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सीट बंटवारे को लेकर स्पष्ट किया कि सब ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। इससे यह संकेत मिलता है कि महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति बनने की ओर बढ़ रही है और जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही पुणे में करोड़ों रुपए के कैश की जब्ती को लेकर भी संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले इस तरह की घटनाएं चुनावी माहौल को प्रभावित करने का प्रयास हैं और उन्होंने इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। गाजियाबाद में पेशाब से आटा गूंथने वाली महिला के मामले में सोशल मीडिया पर नई चर्चा चल रही है। पहले इस महिला का नाम रीना बताया जा रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उसका असली नाम रुबीना खातून है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर इस महिला की पहचान को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है और लोग उसकी सही पहचान जानने की मांग कर रहे हैं।
इस विवाद ने सांप्रदायिक रंग भी पकड़ लिया है और कई लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी आधिकारिक सूत्र ने रुबीना खातून नाम की पुष्टि नहीं की है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में पेशाब से आटा गूंथने वाली महिला के मामले में सोशल मीडिया पर नई चर्चा चल रही है। पहले इस महिला का नाम रीना बताया जा रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उसका असली नाम रुबीना खातून है। इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर इस महिला की पहचान को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है और लोग उसकी सही पहचान जानने की मांग कर रहे हैं। इस विवाद ने सांप्रदायिक रंग भी पकड़ लिया है और कई लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी आधिकारिक सूत्र ने रुबीना खातून नाम की पुष्टि नहीं की है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सभासद एवं उसके साथियों की दबंगई सीसीटीवी में कैद SZDDHK में घटिया सामग्री की शिकायत करने पर व्यक्ति के साथ सभासद एवं 2 लोगों ने जमकर की मारपीट, पीड़ित व्यक्ति ने लगाया गला घोंटकर जान से करने के प्रयास व बीच बचाव करने आई अपनी पत्नी के साथ भी गाली गलौज करने का आरोप। मारपीट की लाइव वीडियो सोशल मीडिया में हुई वायरल, पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की लगाई गुहार, वायरल वीडियो बनी चर्चा का विषय। साक्षी मलिक द्वारा बबीता फोगाट पर WFI का अध्यक्ष बनने के आरोपों पर द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट का कटाक्ष बोले, साक्षी मलिक कांग्रेस की भाषा में बोल रही है। बबीता ने खिलाड़ियों का समझौता करवाने की पैरवी की। धरने पर समर्थन में मैं भी गया था। चुनाव के बाद प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा ऐसे बयान साक्षी मलिक के माध्यम से बुलवा रहे हैं। बबीता का WFI अध्यक्ष बनने का नहीं, कोई ध्येय खिलाड़ियों के पक्ष में थी। बबीता सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों की मांगें मनवाई। मामला कोर्ट में है, विचाराधीन हरियाणा में। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने व नए मंत्रिमंडल को महावीर फोगाट ने दी बधाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से लोगों में इस बात की उम्मीद विश्वास के साथ और बढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ही राज्यों का विकास कर सकती है। विपक्ष जिस तरह से हरियाणा में हारा, उससे बड़ी हार की ओर झारखंड में अग्रसर होगा। मैं मानता हूं कि INDI गठबंधन तथा कथित एक बड़ी हार की ओर अग्रसर हो रहा है और झारखंड में NDA मजबूत सरकार बनाने जा रही है।